बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज MEP के लिए एक चुनौती का दिन है। आज इस मंजर को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और आप सबकी मेहनतों का ये नतीजा है कि कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर हमारे जो एस्पिरेंट थे वो पहुंच चुके हैं। और हर बार मैं यही बता रही हूं कि ये पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, जिसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानों के लिए जस्टिस दिलाने के लिए, इंसानों की खिदमत करने के लिए ये पार्टी को लॉन्च किया गया है। और ये पार्टी का कोई और इंटेंशन और मकसदे नहीं है। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं वो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं स्पीच के अलावा आप सबको कुछ नसीहती बातें पार्टी के ताल्लुक से और आप सब के ताल्लुक से करना चाहूंगी। और खास कर से ये पार्टी सबसे पहली आप सबको एक बात याद रखना है कि ये पार्टी किसी रिलीजन बेस पर नहीं चलेगी, सिर्फ इंसानों के बेस पर चलेगी और इंसानियत के नाम से चलेगी। आप सबको नंबर 1 पे ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि रिलीजियस जो होते हैं वो सिर्फ अपने घर में होते हैं, अपने मजहब में होते हैं, अपने दिल में होते हैं, मगर देश की राजनीति को रिलीजियस का नाम लेकर तकसीम करने की कोशिश आप कोई भी नहीं करेंगे। वादा करिए, आप सब हाथ उठाइए। इस नाम को लेकर तकसीम करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आप मुत्तहिद रहकर देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए काम करेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब पहले दिन मैं कर्नाटका आई थी उस वक्त मैं काफी यहाँ पर नहीं थी। इतनी मेहनत होने के बाद, आप सबका सपोर्ट मिलने के बाद, आप सब साझेदारी देने के बाद, आप सबके कामों का नतीजा, आप सबके मेहनतों का नतीजा आज MEP कर्नाटका के घर घर में, बच्चे बच्चे के, हर इंसान के दिल तक पहुंच चुका है। इसका मकसद, इसमें मेरे कार्यकर्ता भी है, मेरे कमिटीज भी है और इसमें मेरे एस्पिरेंट भी है जिन्होंने सबने मेहनत किया है। आज मैं इसीलिए आपके सामने हाजिर हुई हूं। क्यों? कि मुझे 1 महीने से ये मशवरा 15 दिन से लोग दे रहे थे कि एक्चुअली जब पार्टी कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो अनाउंस करने के बाद मोबाइल भी बंद कर देना और आप भी कहीं पर हेड हो जाना, ये बहुत ही बड़ी इसकी बात है। तो मैं सोची, मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया, अगर मैं एस्पिरेंट को अनाउंस करने के वक्त फेस कर नहीं पाऊंगी प्रॉब्लम को, तो फिर मैं कर्नाटका को कैसे संभाल सकूंगी? मैं सिर्फ एक ही टिकट होती है एक पार्टी के पास। अब उसमें से सिलेक्ट करना जो है ये आसानी बात नहीं है। मैं आप सबको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, आपको जो मैंने सिलेक्ट किया है किसी एजेंट के बेस पे नहीं। अगर कोई ऐसा आपको बहकाता है कि मैंने आपा से बात कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे ये दे देना, तो वो झूठा है, वो गलत है, उसकी बात को आपको मानना नहीं चाहिए। ऐसे करप्शंस को अभी से ही आप रिमूव करते चले जाइए। और आपकी टिकट किसी के दबाव के बेस पे फाइनल नहीं हुई है, आपकी टिकट कोई आकर मुझे बोलने के बेस पर नहीं हुई है। यहाँ तक के मेरे आसपास के, मेरे घर के रिश्तेदारों को भी पता नहीं कि टिकट किसको फाइनल हुई है। अगर कोई बोला भी है तो वो झूठी बात बताया है।
दिन से खरीद ही आने नहीं दिया। कोई व्हाट्सएप पे बोलो, कोई फोन पे बोलो, कोई कुछ रिकमेंडेशन करो, कोई चीफ मिनिस्टर से कॉल करा रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कॉल करा, बहुत सारी चीजें। मगर मैंने आप सबके प्रोफाइल को अपने सामने रखा है और आपका सर्वे पर्सनल लेवल पर मैंने करवाया है। और आपका जो सर्वे किए थे, यहाँ का लोकल रिलेटेड भी नहीं थे, जो अदर्स थे, जो करके मुझे रिपोर्ट दिए। मैंने कुछ लोकल ऑब्जर्वर को रखी थी, वो तो सीधा जाके एमएलए से ही मिल लेते थे बैठ के, तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्या पता चल सकता है हमको। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लेवल पर जो है सारी चीजों को भी चेक किया है। और चेक करके जो है कुछ जो नाम हमारे सामने आए, जिसमें हो सकता है कि लोग कुछ नामों पर हंस भी पड़े कि ये क्या कैंडिडेट है, इसने इतने कमजोर को कैंडिडेट सेलेक्ट किया। मगर मेरे नजर में वो मुझे धोखा देने वाला कैंडिडेट नहीं होगा और मजबूत कैंडिडेट होगा तो मैं सेलेक्ट की। हो सकता है उसमें ऐसे भी तुम्हें मिल जाएंगे कि इतना गरीब है, इसको तो एक बार घर चलाना मुश्किल है, इसके लिए टिकट कैसे फाइनल हुई। मैंने उसके इंसाफ की बेस पर, उसके दिल के बेस पर, उसकी जिंदगी के बेस पर मैंने उसको टिकट फाइनल किया। और मैंने टिकट जो फाइनल किया है, इसमें पहली बार हमारे पास 30 से लेकर 40 औरतें तक फाइनल हुए हैं। पहली बार एक नेशनल पार्टी में 40 औरतों को जो है टिकट कर्नाटका में मिल रही है। और 51 दलित के सीट भी कर्नाटका में मिल रही है, इसमें भी यही केस था। और पहली बार 6 से लेकर 7 तक किसानों को भी टिकट फाइनल हुई है, और ये भी उनके इंसाफ के बेस पर, उनके इसके बेस पर। और यहाँ तक के मैंने सबकी इंसाफ को देखते हुए मैंने थर्ड जेंडर को भी एक टिकट फाइनल किया है, ताकि वो भी विधानसभा में जा सके, उनकी आवाज, उनके लोगों की आवाज, उनके तादाद की आवाज वो कभी उठा सके। तो मैंने उनके लिए एक टिकट फाइनल किया है। और बहुत सारे चीजों को मैंने फाइनल किया है। मगर मैं आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये सब चीजें इसलिए करती हूँ कि मेरा भारत बदल जाए और मेरे भारत से कम्युनल हट जाए, और कोई मकसद नहीं है। मेरे भारत में इंसानों को इंसाफ मिले, और मेरे भारत की हर औरत को सम्मान मिले, और मेरे भारत की हर औरत को इज्जत मिले। शौहर औरत को इज्जत करने लग जाए, भाई बहन की इज्जत करने लग जाए, बाप बेटी की इज्जत करने लग जाए। यही मेरी फिक्र और यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरे देश से गरीबी हट जाए, और मेरे देश में कोई मांगने वाला मुझे नजर ना आए, और सब के सब अपनी कमाई पर खाने वाले नजर आए। और मेरे देश में कोई भी रोड पर गरीब नजर ना आए, कोई ट्रक के नीचे सोता हुआ, कोई ब्रिज के नीचे सोता हुआ, कोई बारिश में सोता हुआ, कोई दुनिया में तकलीफ उठाता हुआ मुझे नजर ना आए। इन सब को हटाने के लिए मैंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी को मैंने काम किया है। और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। जिनको भी मैं अमानतदारी से टिकट फाइनल करूंगी, जिनको भी मैं टिकट अनाउंस करूंगी, मैं आपको ये बात भी बता रही हूं, मैंने टिकट में 24A 24B फाइनल किया है। एक लिस्ट ये फाइनल की हूं, एक लिस्ट B फाइनल की हूं। इसलिए फाइनल की हूं, ये अगर जंप कर दिया, ये अगर पार्टी को धोखा देने के लिए आखिर दिन तक रह गई, विड्रॉल हो गया, तो खुद ब खुद भी उसमें कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने स्टडी किया है कि लोग आते हैं, टिकट लेते हैं, चलो ये तो अमानतदारी से टिकट ले रही है, कुछ मेहनत की बात नहीं है। मगर हमने भी पर्सनल लेवल पे उनका एग्जाम लिया है। जब उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करे, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको हमने 300 बूथ के एक बूथ के लिए 10 एजेंट को रजिस्टर फॉर्म बनाकर लाने के लिए कहा है। और जितने लोगों ने भी हमें सबमिट किया है और मेंबर्स को सबमिट किया है, तो और उनका सब कुछ भी चेक करके हम उस लेवल पे जो है उनको टिकट फाइनल किए। क्योंकि ये ऑप्शन जो था, जब हमने शुरू किया तो झूठे लोग जो थे, जो खामखा हमें मजाक करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, वो उसी दिन रुक गए, बाद के दिन वो आएगी नहीं। क्योंकि मामूली बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी। एमईपी का गले में हाथ डाल के जाके लोगों को कहे कि तुम हमारा फॉर्म फिलअप करो, ये तो छुपने वाला नहीं कर सकता, जो ऐलान आने वाला ही कर सकता है। तो इसमें हम बहुत सक्सेस रहे, इसमें हम बहुत सक्सेस रहे। तो इसलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि ये पार्टी
इंसान के बुनियाद पर चलेगी। ये पार्टी में अब कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखोगे, चाहे वो मर्द और औरत हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो सिख ईसाई हो, वो चाहे दलित हो, चाहे कोई भी कौम के क्यों ना हो, तुम किसी को भी नीचा नजर नहीं देखोगे और आपके जुबानों से ऐसी बातें नहीं करोगे। सबको मिलकर रहना है हमको। आज तरह तरह के फितने फैल रहे हैं। आज हमारे भारत में नींद उड़ चुकी है। आज हमारे हिंदुस्तान में सुकून की लाइफ मिट चुकी है। आप सब इसके लिए पहले पिलर हो। आप सब इसके लिए पहले पिलर हो। आप इसके लिए पहले सपोर्टर हो। अगर हम कामयाब हो जाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, हम अगर हिंदुस्तान में इस मुहिम को चलाएंगे तो कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसके सीने में जिगर होगा वो एमवीपी से ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि देश को भलाई हो। तो मैं इसीलिए आज आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूं। आप हर वो औरत की आवाज बनोगे। पहले दिन मुझे पूछा गया था ये पार्टी महिलाओं की है, इसमें मर्दों का क्या काम है, मगर कई मेरे भाई आकर मुझे सपोर्ट किए, जिसमें आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरी बहनें मुझे सपोर्ट किए और कई हिंदू भाई आकर मुझे अप्रिशिएट किए कि तुम एक औरत होकर ऐसा काम कर रही हो तो हमको शर्म आती है, हम भी तेरे साथ जुड़ जाते हैं, हम भी तेरे मिशन में साथ देते हैं। कई क्रिश्चियन भाई आए, कई मुसलमान भाई आए, हर भाई आकर कहा कि हमारी बहन जब ये काम करती है तो हम उसको पूरा पूरा साथ देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जिनको टिकट मिल रही है वो भी मेरी फैमिली है, जिनको टिकट नहीं मिल रही है वो भी मेरी फैमिली है। और एक लेवल पर हमने चेक करवाया, जो एप्लीकेबल है उनको हमने टिकट फाइनल किया है, और जिनको टिकट के लिए एमएलए टिकट के लिए जो लोग एप्लीकेबल नहीं, उनका लिस्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टिकट के लिए लाइन में रखती हूँ। अगर आप ओके बोलेंगे तो वो टिकट जो है आपके लिए वो के भी हो सकते हैं। तो मैंने जो है इसीलिए ये किया है कि खास कर से हमको चाहिए कि इस चीज को संभालने के लिए चले, क्योंकि मैं कल से सुन रही थी, कोई फोन करके बोल रहे थे हमको टिकट नहीं मिलेगी, हम विंडो में से कूद जाएंगे, हमको टिकट नहीं मिलेगी, हम अपना जान निकालेंगे, हमको टिकट नहीं मिलेगी, हम ये काम कर देंगे। ये कैसी बात हुई? फिर तुम क्या राजनीति करोगे, तुम क्या देश को चलाओगे? एक अपने आप को टिकट ना मिलने की वजह से अपना जान दे देने वाला वो देश के लिए क्या जान दे सकता है? हर काम में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सब्र रखना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी के लिए जो भी सिंसियरली काम करते हैं उनके लिए अच्छा फ्यूचर रहेगा। और मैं सारे जो टिकट फाइनल होंगे उन एमएलए को मैं गुजारिश करूंगी, उन कैंडिडेट को गुजारिश करूंगी जो आपके एरिया में एमवीपी का जो भी इंसान एमवीपी के लिए काम किया है उसके लिए सबसे पहला रिस्पेक्ट देना आपका काम होगा। उनके आप उनको अपना भाई और बहन बनाकर चलोगे, क्योंकि उन्होंने भी एमवीपी का काम किया है। हो सकता है वो एप्लीकेबल नहीं हो सके, कुछ लोग आके सर्विसेज की वजह से, कुछ लोग सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करने नहीं कर पाने की वजह से, कुछ ना कुछ वजह हो, मगर वो आपके भाई और बहन ही, उन सबको लेके आप जीत सकोगे, उन सबको लेकर आप कामयाब हो सकोगे। जीतने के बाद भी उनको साथ रखकर जो है उनका गुडविल उनको करना चाहिए आप लोगों को। और मैं ये चाह रही हूं कि आप हर वो औरत की आवाज बनोगे, हर वो औरत की आवाज बनोगे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, जो दिल में तकलीफ लेकर जिंदगी गुजार रही है, और हर वो औरत की आवाज बनोगे। आज आप देख रहे हैं कि 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो आप सब के सब जो है उन मासूमों की आवाज बनोगे, उनके लिए इंसाफ के लिए काम करोगे। आज तुम उनके लिए इंसाफ के लिए काम करोगे। तुम हर बेटी की आवाज बनना चाहिए, हर बहन की आवाज बनना चाहिए, हर वो औरत की आवाज बनना चाहिए, क्योंकि जब तुम औरत की आवाज बन जाओगे तुम सच में देश के लिए इंसाफ देने वाले रहोगे। अगर तुम औरत को भी इंसाफ नहीं दे सकते तो समझो फिर तुम किसी को भी इंसाफ नहीं दे सकते दुनिया के अंदर, क्योंकि औरत एक तुम्हारी माँ होती है, वो तुम्हारी बहन होती है, वो तुम्हारी बेटी होती है। उसको एम्पावर करिए, उसको पीछे छोड़ते 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 आज ये दिन आ गया है कि सबसे पहले अगर निशाना बनाया जाता है तो औरत को बनाया जाता है।
औरत इतनी कमजोर होती है, उस पर एक इल्जाम लगा दो, उसके बाद वो कभी बाहर ही नहीं निकलेगी, उसको कुछ बोल दो वो जहर खा के मर जाएगी। इस तरह के बहुत सारे चीजें होते हैं। तो आप जो है उन औरतों की, उन गरीबों की आवाज बनोगे, वो किसानों की आवाज बनोगे जो सुसाइड करते हैं, और वो हर इंसान की आवाज बनोगे जो इनजस्टिस हो रहा है। आपको टिकट फाइनल होने के बाद आपको मैं एक कमेटी, एक बॉडी बना के दूंगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बेवाओं का इंचार्ज बनाना चाहिए, अंधों का इंचार्ज बनाना चाहिए, स्कूलों का इंचार्ज बनाना चाहिए, आपको बूढ़ों का इंचार्ज बनाना चाहिए, बीमारों का इंचार्ज बनाना चाहिए, ताकि एक सर्वे रिपोर्ट वो तुम्हारे सामने सबमिट करे, ताकि तुम इसके लिए काम करें। जो लोग नेता बनते हैं, नेता हम नहीं बन सकते। नेता हमें कौन बनाती है? आप जवाब दीजिए, रिप्ले करिए। नेता कौन बनाती है? जनता हमें नेता बनाती है, पब्लिक हमें नेता बनाती है। हम नेता बनने के बाद क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठकर उस पब्लिक को कचरे की तरह देखते हैं, जो कि वो कुछ भी नहीं थी। तो ये आपसे मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगी। अगर ऐसे मामलात को मैं देखती हूं तो जैसा पोस्ट देना जानती हूं, जैसा सीट देना चाहती हूं, वैसा खींचना भी बहुत अच्छे से जानती हूं। तो इसलिए खासकर से आप सब जो है इत्मीनान के साथ ये रहिए। और पार्टी जो है, अब पार्टी के लिए अब तक जो ये काम करे थे, एक नमूना पैदा हुआ पार्टी का। तो अब जो हम काम करेंगे, ये काम हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ा अहम काम होगा। ये 20 और 25 दिन आप दिन को दिन नहीं समझेंगे, रात को रात नहीं समझेंगे, और काम करना पड़ेगा, और 24 घंटे लोगों को रिस्पांस देना पड़ेगा। और पार्टी ने भी आप सबके लिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके लिए लीगल टीम को तैयार करके रखती है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलएस होते हैं, उनको हमारे लीगल टीम का फोन नंबर जाएगा, हमारे कार्यकर्ता को जाएगा। तो वहां की जो लीगल टीम होगी, वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे लीगल वे में हैंडल करेगी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि कोई इलीगल थिंग्स होते जाए ना करे, जीतने के लिए जो चाहे ना करे, लोगों के दिलों को जीतने के लिए जो चाहे करे। सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी जीत लेता है। दिलों को जीत लीजिए, दिलों को जीत कर काम करिए। आपके साथ वो हमेशा रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं भी चाहूंगी कि हम लोगों के दिलों को जीते, हम लोगों के तकलीफों को देखें, हम लोगों की तकलीफों को सोचकर जो है हम काम करें, तो जरूर जरूर जो है हम कामयाब हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब के सब जो है एमईपी के सोल्जर्स है, आप सब अच्छा मेहनत करेंगे और काम करेंगे, तो जरूर जरूर एमईपी को 100% जो है सक्सेस मिलेगा। 2018 में कर्नाटका में एमईपी रूल करेगी 100%, ताकि तुम सब जो है उसके लिए मिलकर काम करें। और खास कर से जो है टिकट जिसको मिली और उसको आप मुबारकबादी दीजिए, जिसको ना मिली वो इंतजार करिए, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। आज मैंने कहा था कि टिकट हम अनाउंस करेंगे, तो पॉसिबल हो सका कि 20 डिस्ट्रिक्ट मैंने फाइनल किया है, हमारी कमेटी, नेशनल कमेटी ने फाइनल किया है। और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अर्बन बेंगलुरु जो है अभी फाइनल में कुछ प्रोसेसिंग, कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग मेरे पास जो है बैलेंस है, वो इंशाअल्लाह कल 3 बजे तक सबको सिर्फ मीडिया के सामने वो डिक्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। और मैं गुजारिश करूंगी कि जो लिस्ट है वो हमारी अनाउंस की जाए। और जिसका भी सुने, हम लिस्ट ये जो है अनाउंस कर रहे हैं। मैं क्योंकि कोई बात छुपा के रखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने क्लियर किया। मैंने लिस्ट ए, लिस्ट बी बनाया है। अगर ये कभी जंप करते हैं तो बी जो है खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए बनाया है। अब ये भी आपके तकदीर की बात होती है, जो भी होती है। तो इंशाअल्लाह इस लिस्ट से मेरे ख्याल से सारे लोग समझेंगे कि मुझे कि मैं एक इंसाफ से इस चीज को फाइनल की हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನದೀಂ ಕೆ ಶೇಖ್. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಹಾವೀರ್ ಡಿ. ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಲ ಎಂ. ರಾಯಬಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನಂತ್ ಕೆ ಗದ್ದಾರಿ ಅವರು. ಕುಡಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಾಯಬಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆನಂದ್ ಕೆ ಗದ್ದಾರಿ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಮಹದೇವ್ ಪಾವದನೆ. ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಎನ್. ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಾರ್ವಿನ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ತಂಬುಲೆ. ಯಮಕರಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚನ್ನಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾಂ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಿ ಇಮಾನ್ದಾರ್. ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಸವರಾಜ್. ಬೆಳಗಾಂ ರೂರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನ್ವರ್ ಜಮಾದಾರ್. ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೇಘ. ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತನ್ಕೀಬಾ ಇರಾಗರ್. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ. ಸೌದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸೌದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ರಾಮದುರ್ಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಭಚಂದ್ರ ಅಶೋಕ್. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡೋಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಸಂತಪ್ಪ. ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್. ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಾವೇದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋಸ್. ಬೆಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೇಖಾ ನಾಯ್ಕರ್. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉಮಾ ರಶ್ಮಿ. ಹುನಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವನಗೌಡ ಆರ್ ಮೇಟಿ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಬಿ ಹಾಜಿರಾ. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಿರಣ ಎಸ್ ಸವೇಮರಹಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬಸವನ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ತಲೆವಾಡ್. ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಾಬಾ ಪಮ್ಮ ಎಸ್ ಜನವರ್. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಎಂಟಿ ಸಾಜಿದ್ ಎಂ ಲೋನಿ. ಇನ್ನು ನಾಗತಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗುಲ್ಶನ್ ಡಿ ನಾಡಾ. ಇದಿಷ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಜು ರಾಮಚಂದ್ರ. ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಭೀಮರಾವ್ ಸಾಹು. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೋನಾಬಾಯಿ. ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೇಖಾ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೂರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಜಾತ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೌತ್ ರತ್ನಮ್ಮ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ತ್ ಸಕೀನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ನಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಜಾತ ಅವರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು. ಶಹಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಜಂ ಅಲಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಾಜಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು. ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶೇಖ್ ಮೂನೂರ್ ಅವರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಹದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ನದ್. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಾರಾ ಅಂಜುಮ್. ಬೀದರ್ ಸೌತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂಡಿ ಯೂನುಸ್. ಬೀದರ್ ನಗರದಿಂದ ನಿಸಾರ್ ಖಾನ್. ಬಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಭಾ ಕೌಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಔರಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನುಷಾಬಾಯಿ. ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಯಚೂರು ರೂರಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್. ಮಾಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್. ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ತೋರೆ. ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ. ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಾಬುನಾಯ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡನ್ಸಾರ್. ಜೊತೆಗೆ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಗ್ಗಣ್ಣ. ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಾ ಬಖಶ್. ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಬೂಬ್ ಖಾನ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೈರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೊಡ್ಮನಿ. ಗದಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಎಂ ಕಿಲ್ಲೆಗಾರ್. ರೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಖಾಲಿದ್ ಕೊಪ್ಪಳ್. ನರಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನಂತ್ ಅಪ್ಪ.
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಮೇಶ್ ನವಲಗುಂದ್, ಕುಂದಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶೀಲಾ ಸುರೇಶ್, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾಜಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶಾದಪ್ಪ ಮಲ್ಕಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಅವರು. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಲಿಂದ ಉಮಾಖಾನ್, ಕಾರವಾರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಬೀರ್, ಕುಮಟಾದಿಂದ ನಾಗರಾಜ್, ಭಟ್ಕಲಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೆಬ್, ಸಿರಸಿಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಗೀನಾ ಬಾನು, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿಂದ ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಬಾಬಕ್ಕ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಲೀಂ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿರಾಜ್ ಖಾನ್, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಫರ್ಜಾನಾ ತಬಸ್ಸುಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೊಪ್ಪಲ್, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಿಂದ ಎಸ್ ನೂರುಲ್ಲಾ, ಸಂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಚ್.ಪಿ. ಶರಣಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಾರಪ್ಪಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್ ಎ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯದಾಗಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಲಿತಮ್ಮ, ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕುಮಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಜೆಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಇದಿಷ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸೌತ್ ನೌಶೀನ್ ತಾಜ್, ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಎ ವಿಮಲಾ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು, ಭದ್ರಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅವರು. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಸದುಲ್ಲಾ, ಸಾಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಾರೂಕ್ ಶರೀಫ್. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಕುಂದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್, ಕಾಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಹಮದ್ ರವರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಖಾನ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತರೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಡೂರಿಂದ ಲತಾ ಅವರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಭಾಷಾ, ತಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಎಂ. ರಮೇಶ್, ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಚ್.ಪಿ. ಪುಟ್ಟಸೋಮಯ್ಯ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಹರ್ ತಾಜ್, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸುನಿಲ್ ಯಾದಪ್ಪ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತ್ತಪ್ಪ, ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡಿ.ಎಸ್. ರಾಜು, ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಿ. ಮೂರ್ತಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಜೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್. ಇದಿಷ್ಟು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎನ್. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೈದಾ ನೂರ್ ತಬಸ್ಸುಂ, ಶಿಡಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಮೇಗೌಡ ಅವರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೆಹರ್ ಪಾಷಾ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್, ಮುಳಬಾಗಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರ್ಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೋಲಾರ ನಗರ ತನ್ವೀರ್ ಅವರು, ಮಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಜಿಯಾ ತಾಜ್. ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುಭ ಕೋರೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. और मैं समझती हूँ कि ये जो भी अनाउंसमेंट हुआ है उस पर आप सब दिल लगाकर काम करेंगे और जो लोग हमारे
एमईपी के मेंबर्स क्यों ना हो, कार्यकर्ता क्यों ना हो, बाकी और भी अर्बन की और 9 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जो जारी होगी वो कल सिर्फ मीडिया के सामने जारी होगी। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि सब मिलजुल कर एमईपी के लिए एक ताकत बने और एमईपी के लिए काम करें, तो जरूर से जरूर हम आगे जाएंगे। आप ये लिस्ट को सुनकर समझ भी गए होंगे कि ये पार्टी कितनी सेकुलर है और ये पार्टी किस तरह से लोगों को इंसाफ के साथ टिकट दी है। आप लोगों ने इंसाफ के साथ काम करके आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती और इतने दिन ये कोऑपरेट करके आप सब ये काम करने के लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಥೋಡಿ ದೇರ್ बैठ जाइए. ಯಾರು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಭಾಂಗಣದ ಆಚೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಂಎಲ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಂಇಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಎದ್ದು ಬರಬೇಡಿ. ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಎಂಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬೇಡಿ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾತ್ರ. ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ ಅಂತ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ನಾವು ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳೇನು? मैडम वो पूछ रहे हैं कि एमईपी कैंडिडेट लिस्ट जो आपने अनाउंस किया, आपके कैंडिडेट्स के ऊपर कुछ एलिगेशंस आए थे या आ गए तो आप क्या एक्शन लोगे? और कैंडिडेट का लिस्ट मैंने तो अनाउंस किया है और अपने लेवल पर हमारा एक सर्वे है। अगर पब्लिक एलिगेशन है तो वो हमारे पास कबूल नहीं किया जाएगा। अगर क्राइम के पास उनका लीगल रिपोर्ट है तो उसके बारे में हम सोचकर चेंज भी कर सकते हैं। पब्लिक तो क्या है, एक दूसरे को हसद पे बहुत एलिगेशन लगा लेती है, क्योंकि एक बंदा आगे बढ़ेगा तो दूसरा बंदा उसको चाहता है कि वो नीचे गिर जाए। इसलिए जो पब्लिकली एलिगेशन होंगे वो हमारे पास विदाउट प्रूफ कोई मतलब ही नहीं रखते। जो क्राइम होंगे वो हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे। ಈಗ हाँ सर, ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಬಹುಪಾಲು ಒಂದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಮಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳಿ. एमईपी के कैंडिडेट लिस्ट में सिर्फ एक कम्युनिटी को ज्यादा कंसंट्रेट किया है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई एक कम्युनिटी को हमने नहीं किया है। और जब 224 डिक्लेयर हो जाएंगे सारे कम्युनिटीज का लिस्ट अलग अलग, मैं एक लिस्ट आपको व्हाट्सएप करूंगी, आप सब देख सकते हैं। तो इसलिए कोई कम्युनिटी को मैंने ज्यादती नहीं की है, ना कमी की है, मैंने इंसाफ किया है। ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಶಿಡ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಭಟ್ ಅಂತ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी करके बोलते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में जैसा था वैसा आज अनाउंसमेंट में नहीं था बोल रहे हैं। देखिए, एक अनाउंसमेंट सबको पसंद कराना ये दुनिया के किसी का काम भी नहीं होता है। जब एक इंसाफ करते हैं तो कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। आप शायद पसंद इसलिए ना करते हो, हमारा काम ही आपको पसंद नहीं आता है, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇವಾಗ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಾ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅಂತಿಮ कैंडिडेट लिस्ट जो आज अनाउंस हुआ वो भी फाइनल है या चेंज करने वाले हो? नहीं, कैंडिडेट लिस्ट आज जो अनाउंस हुई है वो हमारे तरफ से टोटल फाइनल है। अब इनकी फाइल सबमिट होने के बाद स्क्रूटनी होगी या किसी क्रिमिनल डिफेंस की वजह से उनका रिजेक्ट हो सकता है, उस वक्त हम क्लाइंट को वहां पर दूसरा लगा सकते हैं। मगर हम अपने तरफ से जिसको सिलेक्ट किया, हमारे सर्वे के हिसाब से जिसको सिलेक्ट किया वो लिस्ट फाइनल है। मगर ये लिस्ट में अब इलेक्शन कमीशन के भी हाथ में होता है कि कुछ वजूहात से, कुछ डॉक्यूमेंट्स के वजूहात से वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप पूरा प्रिपेयर रहिए और नॉमिनेशन के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए। ಮೇಡಮ್, ದಶರಥ್ ಫ್ರಮ್ TV5. ಈಗೇನು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎದುರಾಳಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ऑलरेडी जो एमईपी के कैंडिडेट्स हैं वो फर्स्ट बार एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके जो ऑपोजिशन में है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, तो एमईपी के कैंडिडेट्स उनको कैसे फेस करेंगे? और मैं इसका यही जवाब दूंगी कि एमईपी के जो कैंडिडेट है वो बहुत स्ट्रांग है, उनसे भी स्ट्रांग है। वो कैसे इनका मुकाबला करेंगे मुझे बताइए। और यही मैं आप सबको कहूंगी, जब कंटेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और ये सवाल का और क्वेश्चन मैं आंसर पूरा करूंगी। जो लोग ये कहते हैं कि वो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, वो लोग कमजोर होते हैं। हम कहेंगे हम सबसे स्ट्रांग है और हमारे कैंडिडेट सबसे स्ट्रांग है। मुझे कल भी मीडिया ने सवाल किया, इतने बड़े स्ट्रांग पार्टियों के सामने तुम कैसे मुकाबला करोगी? मैं बोली मेरी इतनी स्ट्रांग पार्टी के सामने वो कैसे मुकाबला करेंगे। देखते हैं। All India Mahila Empowerment Party